हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिलीप पवार, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, राजकीय मृदा महाविद्यालय में कार्यरत। तो प्राचीन भारत में आगे चलते हुए आज जो अपन टॉपिक करेंगे उसका नाम है गुप्त काल। आप लोगों ने लिख लिया गुप्त काल, तो उसमें आप आगे लिखो गुप्त काल में प्रशासन अथवा राजनीति। गुप्त काल में प्रशासन अथवा राजनीति। फिर इसके बाद आप लिखो गुप्त काल मौर्य युग। गुप्त काल मौर्य युग और पूर्व मध्यकालीन भारत। गुप्त काल मौर्य युग और पूर्व मध्यकालीन भारत के बीच की कड़ी था। मौर्य युग और पूर्व मध्यकालीन भारत के बीच की कड़ी था। अतः गुप्त काल के प्रशासनिक ढांचे ने आने वाले समय के गुप्त काल के प्रशासनिक ढांचे ने आने वाले समय के पूर्व मध्यकालीन भारत के प्रशासन की प्रकृति की नींव रखी। पूर्व मध्यकालीन भारत के प्रशासन की प्रकृति की नींव रखी। अतः गुप्त काल राजनीति के आधार पर अपने भूतकाल और भविष्य के बीच की कड़ी था। क्योंकि पूर्व मध्यकालीन भारत में बहुत से अधिकारी गुप्त काल के समय से निरंतर रहे। अतः गुप्त काल का प्रशासन सामंतवाद के युग से पहले की कड़ी है। सामंतवाद के युग से पहले की कड़ी है। फिर इसके बाद आप अगला पैराग्राफ लिखो। अगला पैराग्राफ, गुप्त काल के सम्राटों ने अनेक उपाधि धारण की। गुप्त काल के सम्राटों ने अनेक उपाधियां धारण की, जैसे महाराज धीराज, परम भट्टारक, परम भट्टरक,
परम भट्टरक। मैं जो यहाँ पे कहना चाहता हूँ वो ये है कि आपको पता है कि गुप्त काल और हर्षवर्धन के बाद में कौन सा युग प्रारंभ हुआ था? सामंतवाद का युग। और मैं आपको क्लास में बता चुका हूँ सामंतवाद के युग में क्या होता है। राजा की शक्तियां कम हो जाती है, जो अर्थव्यवस्था है उसका पतन होना शुरू हो जाता है, व्यापार का पतन होना शुरू हो जाता है, समाज में सिक्कों की कमी हो जाती है, जमीन अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि समाज में सिक्के और पैसे की कमी है। तो राजा अपने अधिकारियों को पेमेंट कैसे करेगा? जमीन के माध्यम से। अधिकारियों को एक जमीन का टुकड़ा दे दिया सैलरी की बजाय, पेमेंट की बजाय। अब क्या होगा? इस प्रकार से जो लोग हैं उसके अधिकारी हैं धीरे धीरे सामंत में तब्दील हो जाते हैं। सामंत, सामंत को एक स्थानीय क्षेत्र मिल गया, वो लंबे समय तक वहां पे रहेगा, वहां से करों की वसूली करेगा, उसका एक भाग राजा को पहुंचाएगा, बाकी भाग अपने पास रखेगा। उस भाग से वो क्या करेगा? अपना रहन सहन पूरा करेगा और आर्मी मेंटेन करेगा राजा के लिए। ठीक है, आर्मी मान लो 5,000 सैनिकों की टुकड़ी को वो मेंटेन करेगा। जब भी राजा को जरूरत होगी वो सामंत अपनी टुकड़ी राजा के सहयोग के लिए पहुंचाएगा। अब इससे होता क्या है, क्योंकि स्थानीय क्षेत्र में एक सामंत रहने लग गया, धीरे धीरे शुरू में क्या होता था, सामंत को ट्रांसफर किया जा सकता था राजा के द्वारा, लेकिन जल्दी ये परंपरा शुरू हो गई, अगर एक क्षेत्र किसी अधिकारी को दे दिया तो वो क्षेत्र सदा सदा के लिए उसका हो गया, यानी उनका ट्रांसफर नहीं किया गया। अब ट्रांसफर नहीं किया गया तो स्थानीय क्षेत्र में पूरा प्रभुत्व उस सामंत का बन गया। और राजा अगर मुसीबत के समय सेना डिमांड करे तो हो सकता है वो मना कर दे, या ये भी हो सकता है वो सामंत है वो आजादी की घोषणा कर दे कि हम राजा से अपने सारे नाते तोड़ते हैं और अब अपना इंडिपेंडेंट किंगडम यहाँ पे चलाएंगे। आप समझ गए ना जो मैं कहना चाह रहा हूं? तो ये परंपरा है सामंतवाद। इसकी शुरुआत अपन कहां से देखने को मिलती है? हमें शुरुआत देखने को मिलती है गुप्त काल से। गुप्त काल से जो मैंने आपको 3-4 लाइनें लिखाई है ना, वो यही कह रही, गुप्त काल से प्रक्रिया शुरू हो गई राजा का कमजोर होना। जब राजा कमजोर होगा तो वो बड़ी बड़ी उपाधियां भी धारण करेगा। क्यों उपाधि धारण करेगा बड़ी बड़ी? इसलिए नहीं वो बहुत ज्यादा ताकतवर आज, इसलिए नहीं कि राजा बहुत अधिक ताकतवर है। अगर राजा ने उपाधि धारण की परम भट्टरक, इसका मतलब ये नहीं कि राजा सर्वाधिक शक्तिशाली है। इसका मतलब ये राजा थोड़ा कमजोर हुआ है, उसको अपनी शक्ति अजट करने की जरूरत महसूस हो रही है। अपने सामंतों के बीच में अपना प्रभुत्व बनाए रखने का एक चुनौती है राजा के सामने, इसलिए इसने बड़ी बड़ी उपाधियां धारण की, जैसे महाराज विराज, महाराजों के महाराज। क्योंकि इतने सारे सामंत हो गए धीरे धीरे आसपास, उनके बीच में अपना शक्ति परीक्षण देना जरूरी था, अपनी शक्ति को अजट करना, अपनी पावर को अजट करना, ताकि सामंत मनमाने ढंग से कार्य नहीं करें। गुप्त काल में स्थिति कंट्रोल में थी, नियंत्रण में थी, लेकिन पूर्व मध्यकालीन भारत में आते आते क्या होता है, उस समय तक जो राजा होता है अपनी सारी शक्तियां खो चुका होता है, सामंत अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं, जब चाहे राजा को नचा सकते थे। आप समझ गए ना? तो ये जो प्रक्रिया है ये गुप्त काल से शुरू हुई है। गुप्त काल से हमें व्यापार में पतन देखने को मिलता है। आप समझ रहे हो? गुप्त काल से राजा की शक्तियां थोड़ा थोड़ा कम होने लग जाती है पहले की बजाय, क्योंकि अब सामंत युग का पदार्पण एक तरीके से हो जाता है, वो प्रक्रिया शुरू हो जाती है। फिर आप इसमें आगे लिखो, गुप्त काल के सम्राटों ने गुप्त काल के सम्राटों ने अपनी तुलना देवताओं से भी की, अपनी तुलना देवताओं से भी की। जैसे अशोक ने की थी ना, अशोक ने कौन सी उपाधि ली थी? देव नाम पियादशी, देवताओं के करीब। उसी प्रकार से गुप्त काल में भी इस प्रकार की उपाधियां, अपनी तुलना देवताओं से की, देवता देवता भगवान देवताओं से की। जैसे अलाहाबाद अभिलेख में, जैसे अलाहाबाद अभिलेख में समुद्रगुप्त को, अलाहाबाद अभिलेख में समुद्रगुप्त को पृथ्वी पे निवास करने वाला देवता कहा है। जैसे समुद्रगुप्त को अलाहाबाद अभिलेख में पृथ्वी पर निवास करने वाला देवता, यानी वो राजा अपनी देवताओं से तुलना करने
लग गए। भाई मैं ना साथ में वीडियो भी बना रहा हूं, तो आप, मैं ग्रुप में लगाता हूँ, वीडियो में भी आप देख लेना, ठीक है, जो आपसे मिस हो जाता है थोड़ा बहुत। तो मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ, जो समुद्रगुप्त है उसने अपनी तुलना देवताओं से की। उसने क्या कहा इलाहाबाद अभिलेख में कि पृथ्वी पे निवास करने वाला देवता के समान है समुद्रगुप्त। समझ गए ना, अपनी तुलना देवता से की। और क्यों राजा अपनी तुलना देवताओं से किया करते थे? कोई मेरे को जवाब देगा इसका? क्यों राजा अपनी तुलना अक्सर देवताओं से किया करते थे प्राचीन भारत में? कोई जवाब दे इसका। मैं पहले क्लास में बता चुका हूं, हर युग में हमें देखने को मिलता है। हाँ हाँ, उन्होंने सही बोला है, जनता पर अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए। दोबारा मैं आपको समझा रहा हूं, देवताओं से तुलना करना इसलिए जरूरी था ताकि कोई भी नागरिक है वो विद्रोह के बारे में सोचे भी नहीं। आप समझ गए, जब प्रश्न आएगा राजा के खिलाफ विद्रोह करने का, तो उसके मन में यह आना चाहिए, राजा नहीं, मैं तो भगवान के खिलाफ विद्रोह करूंगा, भगवान के खिलाफ विद्रोह नहीं हो सकता। इसलिए अपने आप को राजा के बराबर अक्सर, देवता के बराबर अक्सर राजा अपने आप को कहा करते थे और उपाधियां लेते थे इससे संबंधित। जैसे देवनाम पियादसी अशोक की हो गई, समुद्रगुप्त ने अपने अभिलेख में कह दिया। समुद्रगुप्त का जो इलाहाबाद अभिलेख है किसने लिखा है? रवि कृति ने लिखा है। हरिसेन हरिसेन का इलाहाबाद अभिलेख है, उसमें लिखा हुआ है कि समुद्रगुप्त पृथ्वी पे निवास करता हुआ एक देवता है। ठीक है, अतः इसके माध्यम से छोटे छोटे राजाओं के बीच भी अतः इसके माध्यम से छोटे छोटे राजाओं के बीच भी अपना वर्चस्व वैचारिक स्तर पर स्थापित किया जा सका। अपना वर्चस्व वैचारिक स्तर पर स्थापित किया जा सका। फिर लिखो, इस समय के अभिलेखों में हमें राजा के सामंतों के प्रमाण मिलते हैं। इस समय के अभिलेखों में हमें राजा के सामंतों के प्रमाण मिलते हैं। जैसे कुछ नाम मेंशन करके, परिवारजक, उच्च कल्प, ये सामंतों के नाम है। उच्च कल्प, परिवारजक और उच्च कल्प। मंत्री परिषद का जिक्र प्रयाग अभिलेख में किया गया है। मंत्री परिषद का जिक्र प्रयाग अभिलेख में किया गया है, जो राजा को सलाह देने का कार्य करती थी। जो राजा को सलाह देने का कार्य करती थी। मंत्री, आगे लिखो, मंत्री उच्च अधिकारियों को कहा जाता था। मंत्री उच्च अधिकारियों को कहा जाता था। और संधि विग्रहक, किसी को पता है कौन था? संधि विग्रहक नामक अधिकारी क्या देखता था? कोई बताओ, कौन सा डिपार्टमेंट देखता था संधि विग्रहक? हाँ, संधि विग्रहक अधिकारी विदेश मामलों को देखता था। फॉरेन मिनिस्टर है एक प्रकार का, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, विदेशी मामलों को देखता था।
ये जीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संधि विग्राहक, कॉमा महाप्रतिहार, कॉमा महाप्रतिहार जो राजा के महल का, राजा के महल का मुख्य सुरक्षा अधिकारी होता था। महाप्रतिहार, महाप्रतिहार जो राजा के महल का मुख्य सुरक्षा अधिकारी होता था। और महल का जो सुरक्षा अधिकारी होता था उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? शब्द है चेम्बरलेन, CHEM, चेम्बरलेन। जो महलों का सुरक्षा अधिकारी होता है उसको अंग्रेजी में चेम्बरलेन कहते हैं। फिर आगे लिखो कॉमा महाबलाधिकृत, सबके आगे महा लगा रखा है जैसे बहुत ताकतवर है। महाबलाधिकृत, महाबलाधिकृत इसका मतलब क्या है? सेनापति, आर्मी का कमांडर, सेनापति, महाबलाधिकृत, कॉमा महादंड नायक, कॉमा महादंड नायक जो न्यायिक मामलों का मुखिया होता था। महादंड नायक जो न्यायिक मामलों का मुखिया होता था, कॉमा महाअश्वपति, महाअश्वपति जो घुड़सेना का मुखिया होता था। घुड़सेना, घोड़ों की सेना, महाअश्वपति जो घुड़सेना का मुखिया होता था, कौमा महापिलुपति, पिलु महापिलुपति जो हाथी सेना का मुखिया होता था, जो हाथी सेना का मुखिया होता था, कौमा विनय स्थिति संस्थापक, विनय स्थिति संस्थापक, ये बड़ा सा नाम है। ये धार्मिक मामलों को देखता रहा। विनय स्थिति संस्थापक धार्मिक मामलों को देखता था। फिर आगे लिखो कुमार मात्य और आयुक्त, ये पुराने समय से चले आ रहे मौर्य काल से। कुमार मात्य, कुमार मात्य और आयुक्त, कुमार मात्य और आयुक्त उच्च वर्ण के अधिकारी होते थे। कुमार मात्य का आधा है, कुमार मात्य और आयुक्त उच्च वर्ग के अधिकारी होते थे। हमें इस युग में सामंतवाद के कुछ लक्षण भी देखने को मिलते हैं। हमें इस युग में सामंतवाद के कुछ लक्षण भी देखने को मिलते हैं। जैसे देखने को मिलते हैं जैसे कई अधिकारी वंशानुगत हो गए। कई अधिकारी वंशानुगत हो गए, यानी उन अधिकारी के मरने के बाद उनका बेटा ही वो पद लेगा। वंशानुगत हो गए। और कई अधिकारियों ने एक से अधिक जिम्मेदारी संभाल रखी थी। कई अधिकारियों ने एक से अधिक जिम्मेदारी संभाल रखी थी। जैसे समुद्रगुप्त के समय हरिसेन, जिसने इलाहाबाद अभिलेख लिखा है, जैसे समुद्रगुप्त के समय हरिसेन जो
जो महादंड नायक था, जो महादंड नायक था, कौमा संधि विग्रह था, जो महादंड नायक था, कौमा संधि विग्रह था, कौमा कुमार मात्य था, कौमा कुमार मात्य था, और महादंड नायक ध्रुव सेन का बेटा था, और महादंड नायक ध्रुव सेन का बेटा था। महादंड नायक ध्रुव सेन का बेटा था। आप समझ गए ना, ध्रुव सेन का बेटा था जो महादंड नायक था, और इसको भी महादंड नायक बना दिया गया, इसके पिता भी महादंड नायक था। इसका मतलब क्या है कि वंशानुगत हमें देखने को मिलता है गुप्त काल में। शुरुआत हो जाती है यहां से, आगे चलकर सारे के सारे प्रशासनिक व्यवस्था ही वंशानुगत हो जाती है। आगे चलकर तो जो भी अधिकारी उसका बेटा हो, वो अधिकारी अपने आप ऑटोमेटिकली बन जाएगा। फिर आगे लिखो, राज्य को प्रांत लिखो, प्रांतों को भुक्ति कहा जाता है। भुक्ति, प्रांतों को भुक्ति कहा जाता था। जैसे आज के समय में स्टेट है ना, प्रांत, प्रांतों को भुक्ति कहा जाता था, और इसका मुखिया उपारिक नाम का अधिकारी होता था। इसका मुखिया उपारिक, उपारिक, उपारिक नाम का अधिकारी होता था। जिलों को विश्य कहा जाता है। विश्य, जिलों को विश्य कहा जाता था, जिस पर विश्यपति बैठा करता था। जैसे आज के समय में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो गया ना जिले पे, जिलों को विश्य कहा जाता था, उस पर विश्यपति बैठा करता था। जिले के अधिकारियों को मुख्यतः प्रांतपति, जिले के अधिकारियों को मुख्यतः प्रांतपति नामित करता था। नामित करता था। जिले के अधिकारियों को मुख्यतः प्रांतपति यानी जो उपारिक है वो नामित करता था। नामित करता था। इसके बाद आगे लिखो, गांवों के समूह को विठी कहा जाता था। विठी, गांवों के समूह को विठी कहा जाता था, और इसका अधिकारी विठी महात्म्य था, और इसका अधिकारी विठी महात्म्य था। इसका अधिकारी विठी महात्म्य था। और गांव, अंत की कौन सी यूनिट है? गांव, और गांव का मुखिया महत्तर कहलाता था। महत्तर आगे तक चले। गांव का मुखिया महत्तर, महत्तर कहलाता है गांव का मुखिया। यही आगे चल के जो महत्तर है, आगे चल के किसमें कन्वर्ट होते हैं? चौधरी में। चौधरी अपन देखते हैं ना, जमींदार जो आगे चल के बनते हैं, गांव का जो मुखिया होते हैं, तो महत्तर से शुरुआत होती है और आगे चल के ये चौधरी बनते हैं गांव के अंदर। आज मध्यकालीन भारत में, देखिए गुप्त काल में इनको अभी महत्तर कहा जाता था। स्थानीय प्रशासन में समाज के महत्वपूर्ण वर्गों का प्रतिनिधित्व था। स्थानीय प्रशासन में समाज के महत्वपूर्ण
वर्गों का प्रतिनिधित्व था। जैसे जैसे उत्तर भारत के एक जैसे उत्तरी बंगाल के एक अभिलेख से उत्तरी बंगाल के अभिलेख से हमें यह पता लगता है जैसे उत्तरी बंगाल के एक अभिलेख से हमें यह पता लगता है कि व्यापारियों की श्रेणियां कि व्यापारियों की श्रेणियां कि व्यापारियों की श्रेणियां शहर के प्रशासन में मुख्य भूमिका निभाती थी। व्यापारियों की श्रेणियां शहर के प्रशासन में मुख्य भूमिका निभाती थी। साथ ही नगर परिषद का अधिकारी अधिष्ठानाधिकरणा था। साथ ही नगर परिषद का अधिकारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नगर परिषद का अधिकारी अधिष्ठानाधिकरणा था। जमीन बेचने से पहले इनकी अनुमति आवश्यक होती थी। जमीन बेचने से पहले इनकी अनुमति आवश्यक होती थी। नगर परिषद के 4 सदस्य होते थे। नगर परिषद के 4 सदस्य होते थे। नंबर 1 नगर श्रेष्ठी। नंबर 1 नगर श्रेष्ठी यानी शहर की श्रेणियों का मुखिया नगर श्रेष्ठी। दूसरा सार्थवाह। वह शहर का मुख्य व्यापारी चीफ मर्चेंट। सार्थवाह शहर का मुख्य व्यापारी। फिर तीसरा है प्रथम कुलीक। प्रथम कुलीक इसका मतलब है शिल्पियों का मुखिया, आर्टिस्ट, शिल्पियों का मुखिया। फिर है चौथा प्रथम कायस्थ। तो देखो जो कायस्थ नाम की जाति है जो आज के समय में यूपी के श्रीवास्तव होते हैं कायस्थ में, तो कायस्थ की शुरुआत कहां से हो रही है? गुप्त काल से हो रही है। कायस्थ क्या काम करते थे? लिखने पढ़ने का काम करते थे, अकाउंट्स का काम देखा करते थे राजा के दरबार में, उनको कायस्थ कहा जाता था। और आगे चल के कायस्थों ने अपने आप को एक जाति के रूप में परिवर्तित कर लिया और आज तक अपन देखते हैं कि श्रीवास्तव है वो कायस्थ होते हैं। प्रथम कायस्थ इसका मतलब है चीफ ऑफ स्क्राइब, लेखा शाखा का मुखिया, चीफ ऑफ स्क्राइब, लेखा शाखा का मुखिया। पहली बार लिखो इसमें, पहली बार हमें अभिलेखों के आधार पर पता लगता है, पहली बार हमें अभिलेखों के आधार पर पता लगता है कि राज्य का
गांवों के मामलों पर नियंत्रण, कि राज्य का गांवों के मामलों पर नियंत्रण कम हुआ। राजा का गांवों के मामलों पर नियंत्रण कम हुआ और स्थानीय तत्वों को महत्व दिया गया और स्थानीय तत्वों को महत्व दिया गया, क्योंकि जमीन की बिक्री के लिए क्योंकि जमीन की बिक्री के लिए क्योंकि जमीन की बिक्री के लिए उनकी अनुमति आवश्यक थी। स्थानीय तत्वों की, क्योंकि जमीन की बिक्री के लिए उनकी अनुमति आवश्यक थी। फिर आगे लिखो, शहरों के प्रशासन में व्यापारिक श्रेणियां प्रमुख भूमिका निभाती थी। शहरों के प्रशासन में व्यापारिक श्रेणियां प्रमुख भूमिका निभाती थी। अतः निष्कर्ष के तौर पे राज्य ने अपनी कुछ शक्तियों का विकेंद्रीयकरण कर लिया। डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीयकरण। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वालों को पता होगा विकेंद्रीयकरण, डिसेंट्रलाइजेशन। विकेंद्रीकरण का क्या मतलब है? राजा अपनी कुछ शक्ति नीचे वाले अधिकारियों को दे दे या स्थानीय तत्वों को दे दे। जैसे आज के समय में पंचायती राज इलेक्शन होते हैं ना, तो क्या विकेंद्रीकरण का उदाहरण है। राज्य ने अपनी शक्ति पंचायती राज संस्थाओं को दे दी, कुछ शक्तियां। इसके बाद आगे लिखो, गुप्त काल का प्रशासन धर्मनिरपेक्ष था। अतः गुप्त काल का प्रशासन धर्मनिरपेक्ष था। अतः राज्य के द्वारा धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता रहा था। राज्य के द्वारा धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता था। फिर आगे लिखो, राज्य की साम्राज्यवादी प्रकृति भी देखने को मिलती है। राज्य की साम्राज्यवादी प्रकृति भी देखने को मिलती है। साम्राज्यवादी प्रकृति भी देखने को मिलती है। जैसे समुद्रगुप्त के द्वारा दक्षिण भारत तक आक्रमण करना। ठीक है, इसके बाद एक अगला पैराग्राफ आप और लिखो, जहां तक गुप्त काल को स्वर्ण युग कहने की बात है, जहां तक गुप्त काल को स्वर्ण युग कहने की बात है, वह राजनीति के क्षेत्र में सही प्रतीत नहीं होती। क्योंकि
क्योंकि राजा की शक्तियों का क्योंकि राजा की शक्तियों का पतन होना शुरू हो गया। क्योंकि राजा की शक्तियों का पतन होना शुरू हो गया। जैसे अधिकांश सेना सामंतों के द्वारा राजा को उपलब्ध कराई जाती थी। जैसे अधिकांश सेना सामंतों के द्वारा राजा को उपलब्ध कराई जाती थी, भूमि अनुदान के कारण राजा की शक्तियों का विकेंद्रीकरण हुआ। भूमि अनुदान के कारण राजा की शक्तियों का विकेंद्रीकरण हुआ। फिर अगला पॉइंट लिखो इसी में। ऐसा कहा जाता है कि गुप्त काल में राजनीतिक एकता स्थापित की गई। लेकिन यह एकता केवल उत्तर भारत तक सीमित थी। उत्तर भारत तक सीमित थी और दक्षिण भारत पर राज्य का मात्र सांकेतिक नियंत्रण था। गुप्त राज्य का मात्र सांकेतिक नियंत्रण था। फिर आगे लिखो। ऐसा कहा जाता है कि कानूनी व्यवस्था उदारवादी थी, लिबरल। कानूनी व्यवस्था उदारवादी थी, लेकिन हमें जूनागढ़ अभिलेख से मृत्युदंड देने के प्रमाण मिलते हैं। साथ में कैदियों को यातना देना, हाथियों के द्वारा कुचलवा देना, अपराधियों को हाथियों के द्वारा कुचला देना, आदि भी विद्यमान थे। देखो, आपको यहां पे समझ आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ऐसा कहा जाता है कि गुप्त काल भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग है ना। सबने पढ़ा है गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहते हैं? आप उसका आंसर लिखते हो। राजनीति में इसलिए कहते हैं, कानून व्यवस्था उदारवादी थी, सजा बहुत अधिक कड़ी नहीं दी जाती थी, राजा की शक्तियां बहुत अधिक थी, पूरे भारत में एकता स्थापित की। पॉइंट पढ़ते हो ना कि गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है ना। आप सब लोग ये आंसर लिखते हो, आपने किताबों में ये पढ़ा है। लेकिन इतिहासकार क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि गुप्त काल में जो स्वर्ण युग है वो कहां से संबंधित है? साहित्य से संबंधित है, स्थापत्य कला से संबंधित है, कलाकृतियों से संबंधित है।
लेकिन जहां तक अर्थव्यवस्था की बात है, जहां तक राजनीति की बात है, गुप्त काल को स्वर्ण युग कहना सही नहीं है। अपन ने अभी पढ़ा ना इसके बारे में। अब समझ गए ना, राजनीति में स्वर्ण युग कहना क्यों नहीं सही है? क्योंकि राजा की शक्तियां कम हो रही है। जब राजा की शक्तियां कम हो रही है तो उसको स्वर्ण युग अपन कैसे कह सकते हैं? अगर ये कहा जाता है कि जो अपराध किए जाते थे उसके बदले में काफी लिबरल सजा दी जाती थी, कड़ी सजा नहीं दी जाती थी, लेकिन हमें जूनागढ़ अभिलेख का प्रमाण मिला है जहां पे मृत्यु दंड भी दिया जाता था, कैदी को यातना भी दी जाती थी और हाथी के द्वारा कुचला भी दिया जाता था। और प्लस राजा की शक्तियां राजा के हाथ से निकल के कहां गई? सामंतों के पास गई। तो राजनीति के आधार पर से स्वर्ण युग कहना सही नहीं है। आईएएस के सिलेबस में जो गुप्त काल है उसमें एक लाइन लिखी हुई है। गुप्त काल में सिलेबस डिफाइन करते हैं ना किसी एग्जाम से पहले, जो न्यूज़पेपर में आता है, उसमें गुप्त काल में एक लाइन लिखी हुई है, मिथ्स ऑफ गोल्डन एज। मिथ्स, उससे आपके सामने क्लियर हो जाएगा मिथ्स ऑफ गोल्डन एज। मतलब मिथ्स का क्या मतलब है? भ्रम। ऐसी की ऐसी लाइन आपको सिलेबस में मिल जाएगी, भ्रम, स्वर्ण युग का भ्रम। तो स्वर्ण युग के भ्रम में अपन को क्या लिखना पड़ेगा कि राजनीति में राजा की शक्तियां कम हो रही थी, तो राजनीति के आधार पर यह स्वर्ण युग नहीं हो सकता। आप समझ रहे हो जो अपन ने पॉइंट लिखे? और अर्थव्यवस्था में, जब अर्थव्यवस्था ने इतनी अधिक तरक्की नहीं की, व्यापार कम होने लग गया, अंतरराष्ट्रीय व्यापार कम होने लग गया, रिलेटिवली सिक्कों की कमी होने लगी, तो उसको अर्थव्यवस्था के आधार पर भी हम स्वर्ण युग नहीं कह सकते। जैसे फायर ने क्या कहा है, इस समय फायर आया था ना, फायर ने कहा कि लोग कौड़ियों का इस्तेमाल करते थे। आपको पहले बताया ना, कौड़ियां, ट्रांजेक्शन के लिए कौड़ियां। कौड़ियां सिक्के भी नहीं थे, सिक्कों से भी बिल्कुल नीचे की कैटेगरी है, कुछ निश्चित पत्थरों को सिक्के मान के प्रयोग में लेना, यानी सिक्कों की कमी हो गई थी। इसका मतलब ये है, फायर अगर कहता है कि गुप्त काल में लोग कौड़ियों का इस्तेमाल करते थे, इसका मतलब ये है कि समाज में, अर्थव्यवस्था में सिक्कों की कमी थी। और अगर सिक्कों की कमी है तो अर्थव्यवस्था का पतन हमें देखने को मिल जाता है। तो इसलिए अर्थव्यवस्था में भी उसको स्वर्ण युग कहना सही नहीं है। लेकिन अपन यहाँ पे जो भी किताब पढ़ते हैं ना राजस्थान में, उनमें क्या लिखा होता है? गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता था। राजनीति में इसलिए कहा जाता था, इन 5 कारणों से एकता स्थापित की। एकता कैसे स्थापित की गुप्त काल ने? उत्तर भारत में उनका नियंत्रण था पूरा, लेकिन दक्षिण भारत में उनका पूर्ण नियंत्रण नहीं था, केवल नाम मात्र का कंट्रोल था। समुद्रगुप्त ने अपना अभियान चलाया दक्षिण भारत की तरफ, आपको पता ना, उनको हराया, लेकिन हराने के बाद दोबारा अपनी राजधानी में आ गया और उनको स्वतंत्र छोड़ दिया काफी हद तक। केवल जो दक्षिण भारत के वंश थे उनको सोना चांदी वगैरह वहां पहुंचाना पड़ता था, जिसको कहते हैं नाम मात्र का कंट्रोल। स्थानीय मामलों में पूरा स्वतंत्र छोड़ दिया था दक्षिण भारत के राजवंशों को समुद्रगुप्त ने। तो दक्षिण भारत में उनका नियंत्रण नहीं हो पाया। तो राजनीतिक एकता वास्तव में केवल उत्तर भारत से संबंधित है, दक्षिण भारत वाले उनके साम्राज्य का हिस्सा नहीं बन पाया। तो इसके संबंध में जो इतिहासकार काउंटर ओपिनियन देते हैं, वो देखो आईएएस के सिलेबस में लिखा हुआ है, मिथ्स ऑफ गोल्डन एज। जो स्वर्ण युग उसका भ्रम भ्रम है, वास्तव में स्वर्ण युग नहीं था। हाँ, स्वर्ण युग था साहित्य में, स्वर्ण युग था स्थापत्य कला में, स्वर्ण युग था कालिदास की रचनाओं के अंदर। आप समझ गए ना, जैसे मेहरौली का जो आयरन पिलर है वहां पे स्वर्ण युग था बिल्कुल। लेकिन राजनीति और अर्थव्यवस्था में हमें प्रश्न मार्क लगाना पड़ेगा। उसी थीम पे आईएएस के सिलेबस में टॉपिक डाला है। लेकिन अपन राजस्थान में जो भी किताबें पढ़ेंगे ना, आप जो भी पढ़ोगे उठा के उसमें ये लिखा होगा हर हिसाब से गुप्त काल स्वर्ण युग। आप उठा लेना जो भी आपको किताब मिले। और पॉलिटी में तारीफ कर रखी है, फायर ने तारीफ करके, लोग बहुत खुशी खुशी रहा करते थे, आपस में द्वेष नहीं होता था, लोग भाईचारे के साथ, यही पॉइंट मिलेंगे आपको किताबों का। लेकिन वास्तव में जब हम डिटेल में पढ़ते हैं, किसी बड़े एग्जाम की तैयारी करते हो, हमें क्रिटिकल अप्रोच रखनी पड़ती है, आलोचनात्मक। ये नहीं है जो चीज आपको कही है उसको मान लो, उसके आलोचना स्वरूप भी आपको कुछ पॉइंट निकालने पड़ेंगे। और सिलेबस में एग्जैक्ट लाइन मेंशन करके आप समझ सकते हो भ्रम, यदि वास्तव में ये भ्रम ही है। गुप्त काल को स्वर्ण युग क्या कहना उचित है, किन हिसाब से उचित है, किन हिसाब से अनुचित है, ठीक है। हाँ, जो आपने वो कागज लिख लिया जो मैंने दिया था,